सो हाय गाइस, आज हम बात कर रहे हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर के ऊपर। अब ये जो चैप्टर है वैसे तो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है क्योंकि बहुत ज्यादा टॉपिक्स इसके अंदर है नहीं। हमने सब कुछ ऑलरेडी रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पे देखा हुआ है। साथ ही साथ ये जो चैप्टर है ये 80 to 90% रिफ्लेक्ट करता है, यूज करता है पूरा पूरा रिटायरमेंट के चैप्टर को। तो इसके अंदर भी वही सारे टॉपिक्स हैं जो हमने रिटायरमेंट में देखे हैं, थोड़े से चेंजेस है वो हम बात कर लेंगे। वेटेज मैं इसको देता हूं 6 नंबर तक का, क्योंकि इस चैप्टर से एक डेडिकेटेड स्टैंड अलोन 6 मार्क क्वेश्चन कई बार बोर्ड्स में पूछा जाता है। गेनिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला आपको पता ही है, दैट इज न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। जो 3 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के केसेस हमने रिटायरमेंट ऑफ अ चैप्टर में देखे हैं, वही 3 केसेस डेथ में भी यूज होंगे। वो पहला केस क्या था? पहला केस था किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है, अनकंडीशनल रिटायरमेंट हो रहा है। यहां पर हम बोल सकते हैं द पार्टनर डाइज। वहां पे हम रिटायरमेंट ले लेते हैं, यहां पे पार्टनर की डेथ हो जाती है। अल्टीमेटली पार्टनर कम हो रहा है, फर्म से पार्टनर जा रहा है। अब वो बाय रिटायरमेंट जाए या उसकी डेथ हो जाए, कॉन्सेप्ट्स तो वही रहेंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। तो पहले 3 केसेस जो हमने रिटायरमेंट में पढ़े थे, वही सेम 3 केसेस यहां पर यूज होते हैं और उन्हीं तरीके से हम यहां पर गेनिंग रेशो भी निकालते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को अभी पॉज करें, पहले जाके रिटायरमेंट को देख लें। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये भी हमने रिटायरमेंट में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि न्यू गुडविल में से रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकाल के गेनिंग पार्टनर के रेशोज में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। यहां पर भी वही करना है। जो भी न्यू गुडविल आपको मिलेगी उसमें से आपको डिसीज्ड पार्टनर का शेयर निकाल लेना है और उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है गेनिंग पार्टनर्स के गेनिंग रेशो में। व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? द जर्नल एंट्री विल बी सेम, gaining partners capital account debit to deceased partners capital account. The partner who dies is termed as deceased partner. वहां पर रिटायरिंग पार्टनर बुलाते हैं, यहां पे डिसीज्ड पार्टनर बुलाते हैं। सिर्फ वर्ड बदला है, कॉन्सेप्ट नहीं बदला है। कॉन्सेप्ट वही का वही है। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स बिल्कुल सेम, कोई चेंज नहीं। जो रिटायरमेंट में करना है आपको, जो आपने एडमिशन में सीखा है, वो यहां पर भी रिपीट कर देना है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज यहां पर भी बिल्कुल सेम है, सब कुछ सेम है। जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी, रिटायरमेंट के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि अगर आप रिटायरमेंट पढ़ रहे हैं, इट मींस आप डेथ भी साइड बाय साइड पढ़ ही रहे हैं। हाँ, अब जो चेंज हो रहा है वो है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। क्या चेंज होने वाला है, चलिए ये बताता हूं। तो डेडिकेटेड 6 मार्क क्वेश्चंस आपको डेथ में से पूछे जाते हैं, या जिस भी बोर्ड को आप बिलोंग करते हैं, अगर डेथ में से क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें से 95% चांसेस है, 95% चांसेस है कि आपको फुल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ना पूछा जाए। बजाय इसके आपसे पूछा जाता है कि जिस पार्टनर की डेथ हुई है सिर्फ उसका कैपिटल अकाउंट बना के बता दीजिए, जिसे हम बोलते हैं डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो यही वो पार्ट है जो इस चैप्टर को थोड़ा सा अलग ले जाता है रिटायरमेंट से। क्यों? इसके पीछे भी लॉजिक है। डेथ जो होगी वो मिड ईयर, ड्यूरिंग द ईयर हो सकती है, जबकि कि रिटायरमेंट के क्वेश्चन जो होते हैं उसमें या तो पार्टनर बिगिनिंग ऑफ द ईयर में फर्म छोड़ देता है या एंड ऑफ द ईयर में फर्म छोड़ रहा होता है। दैट मींस अकाउंटिंग हैज बीन कंप्लीटली डन। सो अब हमें ड्यूरिंग द ईयर के कोई कैलकुलेशंस में नहीं पढ़ना होता था। तो रिटायरमेंट के क्वेश्चंस में आप फुल लेंथ रिवैल्यूएशन अकाउंट, फुल लेंथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखते हैं, बैलेंस शीट्स को देखते हैं। जबकि के डेथ ऑफ अ पार्टनर में क्वेश्चंस जो होते हैं दे विल बी कमिंग लाइक अ पार्टनर डाइज ऑन 1st of August, अ पार्टनर हैज डाइड ऑन 1st of July। तो वो किसी भी रैंडम डेट पे उसकी डेथ करेंगे, और क्योंकि वो रैंडम डेट पे उसकी डेथ हो रही है, सो वो मिड ईयर या ड्यूरिंग द ईयर की वजह से, क्योंकि अकाउंट्स तो हम एंड ऑफ द ईयर में बनाते हैं, उसकी वजह से हम एक स्पेशल कैलकुलेशन के रहते उसका अकाउंट ड्रॉ करना पड़ता है। सो क्या चीजें हैं जो इस अकाउंट में नई है और क्या चीजें हैं जो पुरानी है, चलिए देखते हैं। डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात कर रहा हूं। इमेजिन करिए एबीसी 3 पार्टनर्स हैं और एक ही डेथ हो गई है। एबीसी 3 पार्टनर्स है और एक ही डेथ हो गई है और ए का शेयर था 5/10 फॉर एग्जाम्पल। तो याद रखिए आपको ये पूरा का पूरा अकाउंट अब ए के सेंस में बनाना है। यू आर कैलकुलेटिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ ए ओनली, बिकॉज यहां तो सिर्फ ए का ही कॉलम है, बाकी 2 पार्टनर्स के कॉलम्स है ही नहीं। तो हमें जो भी कैलकुलेशंस करनी है वो ए के शेयर के साथ करनी है, दैट इज 5/10।
दैट मींस डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जिस पार्टनर की डेथ होती है हमें उसी शेयर को पिक करके पूरा का पूरा अकाउंट और वैल्यूज निकालनी है। क्या क्या है वैल्यूज देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो उसकी कैपिटल होती है, क्वेश्चन की बैलेंस शीट से आपको मिल जाती है। बाय रिजर्व्स, बट ध्यान रहे इसमें से हमें सिर्फ डिसीज्ड पार्टनर का शेयर निकालना है। कौन से रिजर्व्स? जिन्हें हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे तीनों पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में, वही अब हम उसमें से सिर्फ डिसीज्ड पार्टनर का शेयर निकाल रहे हैं। कैन बी जनरल रिजर्व, WCF, IFF, कंटिजेंसी रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, P&L अकाउंट, एनीथिंग, जितने भी रिजर्व्स हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर हमने बनाया होगा इसके पहले, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट जहां हम 3 लोगों में बांटते हैं, तो बांटेंगे तो 3 में ही, बट लिखेंगे यहां पे सिर्फ किसका शेयर? उस पार्टनर का शेयर जिसकी डेथ हो रही है। तो यही वो चेंजेस हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि ये अकाउंट अलग हो जाता है। देन द ट्रीटमेंट ऑफ न्यू गुडविल, गेनिंग पार्टनर्स उसको कंपनसेट कर रहे थे। So suppose the entry is B's capital account debit, C's capital account debit to A's capital account. So we'll post like by B's capital account, by C's capital account with the gaining shares. ओल्ड गुडविल में से भी रिटायर डिसीज्ड पार्टनर का शेयर, फिक्टिशियस एसेट्स में से भी डिसीज्ड पार्टनर का शेयर, यहां तक आपको पोस्ट करना है। तो आप देखेंगे ये पूरा का पूरा अकाउंट सेम है जो रिटायरमेंट में था, बस हमने बी और सी के कॉलम्स को हटा दिया है, सिर्फ और सिर्फ ए के कॉलम पे हम फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ए की डेथ हुई है। बी की डेथ होती तो बी के साथ करते, सी की डेथ होती तो सी के साथ ऐसा किया जाता। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर है। अब जो नई चीजें हैं वो ये स्टार मार्क के साथ आपको यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि भाई डेथ बीच में हो सकती है। 1 अगस्त डेथ हो सकती है, 15 अगस्त डेथ हो सकती है, 9 जनवरी डेथ हो सकती है, डेथ तो कभी भी हो सकती है। तो कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं जिनको हमें यहाँ पे अलग से देना पड़ता है, और यही वो चीजें हैं जो हमें रिटायरमेंट के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखानी होती। सो दीज आइटम्स डिपेंड्स, क्वेश्चन में अगर बोला है तो देना है, नहीं बोला है तो नहीं देना है। क्या क्या है वो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है और हमारी डीड में लिखा था दैट विल बी प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू दैट पार्टनर, ऐसा क्वेश्चन में लिखा होगा, तभी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। हाउ आर यू गोइंग टू कैलकुलेट दैट? सो कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 गिवन इन द क्वेश्चन, मल्टीप्लाइड बाय मंथ्स अपॉन 12 और डेज अपॉन 365। अब यहां पे मंथ्स की डेफिनेशन ये होगी, अगर उसकी डेथ, हमारी बुक्स अगर 31 ऑफ मार्च को क्लोज होती है और उसकी डेथ जो है 1 अक्टूबर को हो जा रही है, तो यू विल बी टेकिंग 6/12। आपको देखना है कि मार्च से 31 मार्च के बाद वो कितने महीनों तक फर्म में सर्व करके गया है। तो जितने भी मंथ्स तक उसने फर्म में अपनी सर्विसेज दी, फर्म को सर्व किया, उतने महीने का इंटरेस्ट तो बनता है। दैट इज व्हाई विल बी कैलकुलेटिंग बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी, तो हम भी नहीं देंगे। इन द सेम पैटर्न सैलरी की अगर कोई बात हुई थी, तो सैलरी भी आपको उतने महीने का निकालना पड़ेगा या डेज का निकालना पड़ेगा, जितने डेज या मंथ तक वो हमारे साथ इस अकाउंटिंग ईयर में था, जिस ईयर में उसकी डेथ होती है। उसके अलावा एक नई चीज जो अभी तक हमने किसी चैप्टर में नहीं देखी, दैट इज P&L सस्पेंस अकाउंट। नाउ दिस इज अ न्यू अकाउंट विच इज यूज्ड टू इंडिकेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। भाई अगर 5 महीने बाद भी डेथ होती है तो 5 महीने बिजनेस तो हुआ है, और 5 महीने अगर बिजनेस हुआ है तो डेफिनेटली 5 महीने का रिजल्ट में इसका शेयर भी तो बनता है। तो अगर 5 महीने का प्रॉफिट है तो 5 महीने का प्रॉफिट देना पड़ेगा, 5 महीने का लॉस है तो लॉस भी लेंगे, लॉस होता है तो 2 P&L सस्पेंस लिख देते हैं। बट ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है इसको हम जानते हैं, बस इस अकाउंट के थोड़ी ही देर बाद मैं आपको बताने वाला हूं। इस सस्पेंस अकाउंट को निकालने के 3 मेन केसेस अभी बता रहा हूं। थोड़ी सी पहला हम इस अकाउंट को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा P&L सस्पेंस कैसे निकालते हैं। सो फाइनली इफ यू हैव डन एवरी आइटम हेयर, इफ यू हैव रिटन एवरी आइटम हेयर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जरूरी नहीं है कि हर चीज आए, इट डिपेंड्स क्वेश्चन में क्या क्या बोला है हमें वही करना होता है। जिस तरीके से रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस उसके लोन अकाउंट में चला जाता था या पेमेंट हो जाती थी, यहां तो पार्टनर की डेथ हो गई है, तो हम उसका अमाउंट उसको कैसे दे सकते हैं? वो तो नहीं है, इसीलिए उसके लीगल नॉमिनी को एग्जीक्यूटर बोला जाता है। डिसीज्ड पार्टनर के लीगल नॉमिनी को एग्जीक्यूटर बोला जाता है, और पहले पूरा का पूरा बैलेंस उस एग्जीक्यूटर के अकाउंट में डाला जाता है। उसके बाद जो भी फर्म का म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा उस एग्जीक्यूटर के साथ, उस हिसाब से हम उसे ट्रीट करते हैं। अगर पेमेंट करना है तो एग्जीक्यूटर अकाउंट में पेमेंट किया जाएगा, लोन में शिफ्ट करना है तो एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इट डिपेंड्स। अभी आपको क्या करना है, आपको इस पूरे अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट में लिखकर छोड़ देना है। सिर्फ ये अकाउंट आपको
6 मार्क्स का पूछा जाता है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में, और यही वो अकाउंट है जो हमारे डेथ चैप्टर को अलग बनाता है रिटायरमेंट से। आई होप आपको सारे एलिमेंट समझ में आए होंगे। कैलकुलेशंस भी मैंने आपको बता दिए हैं। पीएनएल सस्पेंस के ऊपर एक बात रह गई है, चलिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सिर्फ 3 छोटे से केसेस हैं जिसमें से 2 तो बहुत ही सिंपल है और ज्यादातर वही 2 पूछे जाते हैं, और तीसरा मैं आपको फॉर्मूले के साथ समझा देता हूं। तो अलग अलग पैटर्न्स क्वेश्चन में दिए जा सकते हैं टू कैलकुलेट पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, जिनमें से पहला हो सकता है एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे। तो एवरेज प्रॉफिट हमें पता है, हमने गुडविल पढ़ा हुआ है। एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना आता है, जितने भी ईयर्स के प्रॉफिट्स और लॉसेस दिए होंगे आप उसका नेट टोटल निकालेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करेंगे तो आपको एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय 2 चीजें और करनी है, जितने मंथ्स के बाद उसकी डेथ हुई थी उतने मंथ्स अपॉन 12 मल्टीप्लाइड बाय हिज शेयर, क्योंकि जो एवरेज प्रॉफिट है वो तो एनुअल है, हमें उसे मंथ्स में कन्वर्ट करना होगा। तो अगर 5 मंथ्स के बाद डेथ होती है तो 5/12, 3 मंथ्स के बाद डेथ हुई है तो 3/12, 7 मंथ्स के बाद डेथ हुई है तो 7/12। अगर डेज लेने हैं, डेज का क्वेश्चन है कि 73 डेज बाद डेथ हो जा रही है, 189 डेज बाद डेथ हो जा रही है, तो आपको 189/365 भी करना पड़ सकता है, मल्टीप्लाइड बाय हिज शेयर। यहां पर हिज शेयर का मतलब है जिसकी डेथ हो रही है उसका शेयर। लाइक ABC were partners, C dies and his share was 1/10, so you'll be taking 1/10 here. तो किस केस से निकालना है ये क्वेश्चन आपको बता देगा, आपको पहले केस से निकालना है, दूसरे केस से निकालना है या तीसरे केस से निकालना है। तो इससे जो आप वैल्यू निकाल कर लाते हैं वो आप डिसीज पार्टनर के बाय सेट लिखते हैं, बाय पीएनएल सस्पेंस अकाउंट के नाम से। ये तो हो गया पहला केस। दूसरा हो सकता है कि आपसे बोल दिया जाए कि he will be giving share in the profits on the basis of last year's profit, last year's profit, पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पर। पिछले साल अगर प्रॉफिट हुआ तो इस साल भी प्रॉफिट हुआ होगा, और अगर पिछले साल लॉस है तो इस साल भी लॉस ही माना जाएगा। तो वॉट एवर द रिजल्ट ऑफ द फर्म वॉज इन द प्रीवियस ईयर, दैट विल बी टेकन एज द बेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय, आगे का फॉर्मूला पूरा का पूरा सेम है, मंथ्स अपॉन 12 मल्टीप्लाइड बाय हिज शेयर। तो मतलब इन दोनों ही केसेस में जो 50% ऑफ द फॉर्मूला है वो बिल्कुल सेम है। यहां पर बेस एवरेज प्रॉफिट है, यहां पे बेस लास्ट ईयर्स प्रॉफिट है। पर जो नई चीज है वो है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स और टर्नओवर। ये एक अलग से केस है जो हमने से पहले कहीं भी नहीं देखा है। तो इसमें क्या करना होता है कि आपको सेल्स को बेस लेना है। तो आपको 3 एलिमेंट्स दिए जाते हैं, प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर्स सेल्स एंड सेल्स टिल डेथ। इन 3 एलिमेंट्स के बिना हम ये केस नहीं कर सकते, तो ये हमें क्वेश्चन बताएगा ही बताएगा। फॉर्मूला क्या है, कैसे निकालते हैं, देखिए प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट will be divided by previous year's sales multiplied by sales till death, वही 3 एलिमेंट्स जो आपको क्वेश्चन देगा, multiplied by share of the deceased partner। इससे भी आपको आपका पीएनएल सस्पेंस का वैल्यू मिल जाएगा। I'm again repeating, किसी भी केस को अप्लाई खुद से नहीं करते हैं, क्वेश्चन में बताया जाएगा कि व्हाट इज द बेस टू कैलकुलेट दैट प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। इसका बहुत ध्यान रखिएगा, मैंने जिस सीक्वेंस में केसेस बताए हैं ऐसे रटने की जरूरत नहीं है। मेन चीज है कि इस तरीके से निकाला जाता है। अब आपको क्वेश्चन पढ़ना होता है और वहां से आइडेंटिफाई करना होता है कि क्वेश्चन आपसे कौन सा केस डिमांड कर रहा है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि पीएनएल सस्पेंस कैसे निकाला जाता है। तो अगर अब मैं आपको इस चैप्टर का फाइनल आउटपुट बताऊं, तो इस चैप्टर से थ्योरी में एमसीक्यू, प्रैक्टिकल में 3 to 4 मार्क्स में ये पीएनएल सस्पेंस के कैलकुलेशंस, कई बार ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की जर्नल एंट्रीज भी पूछी गई है। और अगर 6 मार्क का फुल लेंथ क्वेश्चन आया तो वो जो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखा, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखा, 100% वही पूछा जाएगा। तो उस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस बना लीजिएगा अपने एग्जाम्स के पहले। इतना ही है डेथ ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर, बहुत ज्यादा इसमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। लोन अकाउंट्स पे काम ना करें, एग्जीक्यूटर अकाउंट्स अलग से ना पढ़ें, क्योंकि वो सब नहीं पूछे जाएंगे। ज्यादा जो मेन और मेजर पार्ट है मैंने आपको बता दिया है। और अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप सिर्फ ये वीडियोस देखकर पढ़ रहे हैं, तो फिर मैं जो जो बोल रहा हूं बस आप उतना कर लीजिए, तो भी आप पास हो जाएंगे। पास हो जाएंगे, 80 में से 80 नहीं आएंगे, 80 में से 80 लाना है तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आया होगा और जो जो मैंने बोला आप वो काम करेंगे। अब हम मिलेंगे दूसरी क्लास में जहां पर हम बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ऑफ अ फर्म पे।